शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रवक्ता, प्रखर पत्रकार तथा हिंदुत्व के भाष्यकार माधव गोविंद उर्फ बाबूराव वैद्य का वृद्धावस्था के चलते शनिवार 19 दिसंबर को निधन हो गया। वे 97 वर्ष की आयु के थे। अपने प्रखर व स्पष्ट विचारों के लिए विख्यात माधव वैद्य विगत कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उन्हें नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने शनिवार 19 दिसंबर की दोपहर 3 बजे अपनी अंतिम सांस ली। माधव वैद्य की अंतिम यात्रा रविवार 20 दिसंबर को सुबह 9 बजे उनके नागपुर के प्रताप नगर परिसर स्थित निवास स्थान से निकलेगी और उनके पार्थिव पर अंबाझरी घाट में अंतिम संस्कार किए जाएंगे। स्वर्गीय माधव वैद्य के दैनिक अमरावती मंडल परिवार के साथ बेहद नज़दीकी संबंध रहे और उन्होंने अमरावती मंडल द्वारा आयोजित व्याख्यान मालाओं में बतौर वक्ता अपनी उपस्थिति दर्शाने के साथ ही कई वर्ष तक अमरावती मंडल के दीपोत्सव विशेषांक हेतु लेख भी लिखे। महाराष्ट्र के 4 जिलों में आतंक का पर्याय बन चुके आदमखोर तेंदुए को आखिर वन विभाग की टीम ने शुक्रवार को ढेर कर दिया। विगत कई दिनों से इस आदमखोर तेंदुए की तलाश जारी थी। यह तेंदुआ औरंगाबाद, अहमदनगर, बीड और सोलापुर जिलों में 8 लोगों की जान ले चुका था। हालांकि मारने से पहले इसे जिंदा पकड़ने के कई प्रयास भी किए गए थे और तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद उसे मारने का आदेश जारी हुआ। पश्चात वन विभाग की ओर से अधिकृत शूटर ने शुक्रवार की शाम को सोलापुर जिले की करमाला तहसील के भीतर गांव के करीब केले के एक बगीचे में इस तेंदुए को मार गिराया। वन विभाग ने इस तेंदुए को मारने के लिए नागपुर से शूटर बुलाया था। राज्य के सभी शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है कि राज्य सरकार ने शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को कायम रखने का निर्णय लिया है। साथ ही इस योजना में बाधा बन रही 10 जुलाई 2020 की अधिसूचना को पीछे ले लिया गया है। पिछले सप्ताह ही इस संदर्भ में शिक्षक एवं स्नातक विधायकों की बैठक मंत्रालय में शालेय शिक्षा मंत्री के साथ हुई थी, जिसमें पुरानी पेंशन योजना को ही कायम रखने की मांग की गई थी, क्योंकि नई योजना की वजह से 1 नवंबर 2005 से पहले नियुक्त हजारों शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों का काफ़ी नुकसान हो सकता था। इस बात के मद्देनज़र अब सरकार ने इस अधिसूचना को वापस लेते हुए पुरानी पेंशन योजना को ही लागू रखने का निर्णय लिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के के भानखेड़ा परिसर अंतर्गत गोविंदपुर गांव स्थित खेत से विगत कई दिनों से उपजाऊ काली मिट्टी चुराई जा रही थी। इस बात की जानकारी मिलते ही राकापा नेता संजय खोड़के खुद अपने खेत में पहुंचे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग 10-12 ट्रकों में उनके खेत की मिट्टी भर रहे हैं। उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत राजस्व एवं पुलिस महकमे को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुँचकर 5 मालवाहक वाहनों के साथ करीब 13 से 14 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही राजस्व महकमे द्वारा गौण खनिज चोरी का अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की गई है। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूर्व महामहिम श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल के जन्मदिवस उपलक्ष्य में समीपस्थ दुर्गापुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शामिल होने हेतु राज्य के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह विशेष तौर पर अमरावती पधारे थे। इस अवसर पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अमरावती जिले का सौभाग्य है कि यहाँ पर प्रतिभाताई पाटिल जैसी वात्सल्य मूर्ति का पद स्पर्श हुआ है और उनके कार्य कर्तृत्व की झलक इस मिट्टी से जुड़े हर व्यक्ति में दिखाई देती है। एक सामान्य कार्यकर्ता से देश के सर्वोच्च पद तक ताई साहब का सफ़र सभी के लिए प्रेरणादायी है। साथ ही उन्होंने उन जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को भी अपने ममत्व की छांव देकर हर समय मार्गदर्शन किया, जिसकी वजह से वे अपनी ज़िंदगी में कुछ पहचान और सफलता हासिल कर सके हैं। इसके साथ ही पूर्व महामहिम प्रतिभाताई पाटिल के जन्मदिवस अवसर पर स्थानीय भारतीय महाविद्यालय में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह के हाथों किया गया। इस शिविर में पूर्व महामहिम प्रतिभाताई पाटिल के पोते युवराज सिंह विजय सिंह शेखावत ने रक्तदान करते हुए शिविर की शुरुआत की। साथ ही इस रक्तदान शिविर में महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के अलावा एनसीसी व एनएसएस के छात्रों ने सहभाग लेते हुए स्वयं स्फूर्त रूप से रक्तदान किया। राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री बच्चू कडू द्वारा नागपुर में बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि चिंचभुवन स्थित नारायणा विद्यालयम द्वारा वसूल किए गए अतिरिक्त 7.5 करोड़ रुपए यदि आगामी 1 माह के भीतर वापस नहीं लौटाए जाते हैं तो इस शाला को ताला लगा दिया जाएगा। साथ ही अदालत के जरिए इंसाफ भी मांगा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि नागपुर शहर में ऐसी 15 और भी शालाएं हैं जिनसे करीब 100 करोड़ रुपए वसूल करने की तैयारी की जा रही है। शहर के खेल मैदानों तथा इंडोर स्टेडियम पर 8 माह बाद खिलाड़ियों और क्रीड़ा प्रेमियों की मौजूदगी अब दिखाई देने लगी है। इन सभी को कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमों का कड़ाई से पालन करने हेतु कहा गया है। इन दिनों रोजाना सुबह शाम विभिन्न खेलों के खिलाड़ी अपनी किट लेकर खेलों के मैदानों और इंडोर स्टेडियम में पहुंचने लगे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए विगत अनेक माह से समूचे जिले में खेलों की प्रैक्टिस और व्यायाम आदि ठप हो गए थे।
लेकिन अब शहर के विभागीय क्रीड़ा संकुल एवं जिला क्रीड़ा स्टेडियम पर रोजाना सुबह शाम सभी खिलाड़ी और क्रीड़ा प्रेमी नियमित रूप से फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए खेलों की प्रैक्टिस करते देखे जा रहे हैं। विगत 64 वर्ष के इतिहास में पहली बार कर्मयोगी संत गाड़गे बाबा का पुण्यतिथि महोत्सव बेहद सादे व सामान्य ढंग से मनाया जा रहा है। इसके तहत शनिवार को गाड़गे नगर स्थित संत गाड़गे बाबा समाधि मंदिर परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए गरीब, जरूरतमंद व दिव्यांगजनों को कपड़े व कंबल का वितरण किया गया। इस समय इन सभी को भोजन करवाते हुए अन्नदान का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। विगत 23 नवंबर से राज्य सरकार के आदेश पर अमरावती जिले में कोरोना काल के बाद 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी गई, जिसके चलते जिले की 749 शालाओं में से 595 शालाओं में पढ़ाई लिखाई का काम शुरू हो गया है। लेकिन कोरोना संक्रमण के भय की वजह से अब भी अधिकांश अभिभावकों ने अपने बच्चों को शालाओं में भेजने हेतु सहमति प्रदान नहीं की है, जिसकी वजह से शालाओं में अब भी पहले की तरह चहल पहल दिखाई नहीं दे रही। लेकिन विगत एक सप्ताह से धीरे धीरे शालाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसे शिक्षा क्षेत्र के लिहाज से खुशखबरी माना जा रहा है। दिसंबर माह के पहले सप्ताह में शालाओं में उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10,000 से कम थी, जो दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह के अंत तक 13,311 पर जा पहुंची है। साथ ही इन दिनों शिक्षकों में भी कोरोना संक्रमण को लेकर काफ़ी हद तक डर कम हुआ है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इस दौरान एक भी विद्यार्थी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। कोरोना की वजह से स्कूल व कॉलेज में प्रत्यक्ष कक्षाएं शुरू होने में काफ़ी विलंब हुआ है। लगभग यही मामला तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण देने वाले ITI के साथ भी है। लेकिन अब ITI की प्रवेश प्रक्रिया लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और जिले में अब तक करीब 1,800 से अधिक विद्यार्थियों ने ITI में प्रवेश ले लिया है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर व मोटर मैकेनिक ट्रेड को विद्यार्थियों द्वारा सर्वाधिक पसंद किया जा रहा है। अमरावती जिले में 18 सरकारी व 13 निजी ऐसे कुल 31 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनकी प्रवेश क्षमता 5,964 है। जारी शैक्षणिक सत्र हेतु प्रवेश प्रक्रिया के 3 राउंड पूरे हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 40% सीटों पर प्रवेश पूर्ण हो चुका है। वहीं शेष सीटों के लिए 19 दिसंबर से चौथा राउंड शुरू हुआ है, जो आगामी 22 दिसंबर तक चलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान अंतर्गत नौकरी के फर्जी नियुक्ति पत्र दिए जाने का मामला गुरुवार को उजागर हुआ था, जिसके बाद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येड़गे ने शुक्रवार को इस मामले की जांच के आदेश जारी करते हुए इस हेतु 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जो आगामी 7 दिनों के भीतर अपनी जांच पूर्ण करेगी। जिले में शनिवार 19 दिसंबर को कोरोना के 68 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 18,923 पर जा पहुंची। शनिवार को RT-PCR टेस्ट में 45 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 23 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 6 अल्पवयीन बच्चों सहित 38 पुरुषों व 24 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 34 व ग्रामीण इलाकों के 34 लोगों शामिल है। विगत दिनों वर्धा की मुथूट फाइनेंस कंपनी में डाका डालते हुए 9 किलो सोना व नगद रकम लूट ली गई थी। लेकिन इस वारदात को अंजाम देने के बाद डकैतों के अपने घर पहुंचने से पहले ही वर्धा पुलिस ने धावनगांव रोड पर कललगांव हाट के पास सभी डकैतों को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही डकैती में लूटा गया पूरा माल भी बरामद किया गया, जिसके बाद पता चला कि इस डकैती की वारदात को अंजाम देते समय जिस पिस्तौल की धाक दिखाई गई थी वह हकीकत में असली पिस्तौल न होकर पिस्तौल की तरह दिखाई देने वाला सिगरेट लाइटर था। बता दें कि इस डाके के मास्टरमाइंड के तौर पर मुथूट फाइनेंस कंपनी के व्यवस्थापक के तौर पर काम करने वाले महेश श्रीरंगे नामक व्यक्ति को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर डाके की इस वारदात को अंजाम दिया। मूर्तिजापुर के निकट रामखेड़ा गांव के पास 2 दुपहिया वाहनों की आमने सामने भिड़ंत होने से दुपहिया पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई तथा एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। यह हादसा शनिवार 19 दिसंबर की दोपहर 12:30 बजे के आसपास घटित हुआ। मृतक की शिनाख्त पातुर नंदापुर गाँव निवासी सैयद अजीम सैयद निसार के तौर पर हुई है। वहीं इस हादसे में कानड़ी गांव निवासी पंकज राजू लोडम बुरी तरह से घायल हुआ है। इसके अलावा पंकज की दुपहिया पर सवार रवि खंडारे को भी मामूली चोटें आई है। मंगरूलबिल तहसील के पिंपलखुटा संगम मार्ग पर बीते 17 दिसंबर को रात 10 बजे के आसपास दुपहिया पर आए 3 लोगों ने प्रभुसा डगवार नामक अड़त व्यवसायी से उनके पास मौजूद 1.25 लाख रुपए की बैग जबरन छीन ली और फरार हो गए। मंगरूलबिल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। बुल्ढाना जिले में चिखली देउलगांव राजा मार्ग पर आसोला फाटे के पास एक तेज रफ्तार कार के उलट जाने से हुए हादसे में वाशिम जिले की मंगरूलबिल तहसील अंतर्गत तराला गांव निवासी वंदना भीकमचंद कोठारी नामक 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वहीं कार में सवार 3 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए। यह हादसा 18 दिसंबर की दोपहर उस समय घटित हुआ जब तराला निवासी भीकमचंद कोठारी अपनी पत्नी, बेटी व दामाद के साथ कार में सवार होकर देउलगांव मही की ओर जा रहे थे। तेज रफ्तार कार से वाहन चालक का नियंत्रण छूट जाने की वजह से यह कार सड़क से नीचे उतरकर 3-4 बार पलटी खा गई। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म होने का झांसा देकर 2 बदमाशों ने जिलाधीश कार्यालय में कार्यरत लिपि के साथ मारपीट करते हुए उसके पास से नगद व मोबाइल छीन लिया था। इस मामले में अपनी जांच करते हुए अपराध शाखा पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग बताया गया है। हैरत वाली बात यह है कि नाबालिग आरोपी पर वर्धा पुलिस थाने में करीब 9 मामले दर्ज हैं। विगत 16 दिसंबर की रात 9:30 बजे के करीब मोजरी निवासी अनुपम उइके अपनी मोटरसाइकिल से
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 से होते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी समय नांदगांव पेट थाना क्षेत्र में आने वाले वाटिका ढाबे के पास 2 अनजान लोगों ने अनुपम को पेट्रोल मांगने के बहाने से रोका और उसके बाद उनके मोबाइल और पर्स में रखी 10,000 रुपये की रकम छीनकर भाग गए थे। स्थानीय जिला न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायाधीश V.S. गायके ने नाबालिग पर दुराचार करने का प्रयास करने वाले अजय गाड़गे नामक आरोपी को 5 साल की सख्त सजा और 3,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। साथ ही दंड नहीं भरने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। आरोपी अजय गाड़गे ने 10 दिसंबर 2017 की सुबह 10 बजे के करीब मंगरूल चवारा थाना क्षेत्र में आने वाले पापल गांव में रहने वाली पीड़िता के साथ जबरन दुराचार करने का प्रयास किया था। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले वेंकैयापुरा में हाथ में तलवार लेकर लोगों के बीच दहशत फैलाने वाले बादल बुरखे नामक युवक को डीबी स्क्वाड की टीम ने हिरासत में लिया है। साथ ही उसके पास से धारदार तलवार भी जब्त की गई है। धामनगांव रेलवे तहसील के तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले तिवरा गांव में शनिवार को तड़के सोमेश्वर मेहरे नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी प्रगति मेहरे की उसके मायके में ही सिर पर लाठी से जोरदार हमला करते हुए हत्या कर दी। इस वारदात के बाद हत्यारा पति सोमेश्वर मेहरे फरार बताया गया है। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में आने वाले नागपुरी गेट व फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में जुआ खेले जाने का प्रमाण इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के निर्देश पर दोनों थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने जुआरियों पर नकेल कसना शुरू किया है और छापामार कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग स्थानों से 9 जुआरियों को हिरासत में लेकर उनके पास से 6,840 रुपये का माल बरामद किया गया। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले वेंकटेश कॉलोनी में एक वाहन चालक पर अज्ञात बदमाशों द्वारा चाकू से हमला कर मारपीट किए जाने की घटना घटित हुई है। वेंकटेश कॉलोनी में रहने वाले वाहन चालक भारत आठौले 13 दिसंबर की दोपहर में भोजन करने के बाद अपने घर के सामने खड़ी गाड़ी के पास पहुंचा। तभी उमेश आठौले ने भारत के साथ झगड़ा करते हुए उस पर चाकू से हमला कर दिया। साथ ही अपने अन्य दोस्तों को वहां बुलाकर उसके साथ मारपीट भी की और सभी लोग मौके से फरार हो गए। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले शिव कॉलोनी में एक बंद घर को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोर घर में रखी पर्स से नगद और सोने का टुकड़ा चुरा कर ले गए। इस मामले में शिव कॉलोनी निवासी शुभम पांडे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शुभम पांडे विगत 16 दिसंबर को अपने परिवार के साथ परतवाड़ा में एक शादी में शामिल होने के लिए गए हुए थे। स्थानीय बलगांव के शफी नगर में न्यू सुपर एक्का नामक एक छोटा कारखाना चलाया जाता है। यह कारखाना जमशेद खान बशीर खान और राजा खान जमशेद खान द्वारा चलाया जाता है, जहां पर महावितरण के अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता श्रीकांत देशमुख ने अपनी टीम के साथ छापामार कार्रवाई करते हुए यहां के बिजली मीटर की जांच पड़ताल की। इस दौरान पाया गया कि कारखाना संचालकों ने बिजली मीटर में छेड़छाड़ करते हुए 2,95,720 रुपये मूल्य की 16,444 यूनिट बिजली चुराई थी, जिसके आधार पर इन दोनों लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। बडनेरा के जूनी बस्ती परिसर में इंदिरा नगर में रहने वाले 70 वर्षीय विट्ठल राव रोईकर की इरविन अस्पताल में शुक्रवार की दोपहर उपचार इलाज के दौरान मौत हो गई। विट्ठल रोईकर शुक्रवार की दोपहर अपने घर में स्टोव पर भोजन पका रहे थे, तभी स्टोव से निकलने वाली आग की चपेट में आ गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत इरविन अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। बडनेरा पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। चांदू रेलवे तहसील में अवैध रूप से रेती तस्करी का प्रमाण इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में थानेदार मगन मेहते ने अवैध रेत तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की है। शुक्रवार को चांदू रेलवे पुलिस ने शहर में अवैध रूप से चोरी की रेती लेकर जा रहे 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा। इस कार्रवाई में 4,27,000 रुपये का माल जब्त किया गया है। साथ ही सुधीर मोरे, कार्तिक नेवारे व मंगेश ढोबरे के खिलाफ अपराध भी दर्ज किया गया है। जिले की दयापुर तहसील में आने वाले खोलापुर पुलिस थाना क्षेत्र के दारापुर में अज्ञात चोरों ने एक गोदाम को निशाना बनाते हुए 10 बोरी सोयाबीन पर हाथ साफ कर दिया। दारापुर में रहने वाली कोकिला भगत के घर के कुछ ही दूरी पर एक गोदाम स्थित है, जहां पर वे अपने कृषि उपज को रखती हैं। 22 नवंबर को कोकिला भगत ने इस गोदाम में सोयाबीन की 15 बोरियां रखवाई थी, जिसमें से अज्ञात चोरों ने 10 बोरियां सोयाबीन चुरा लिया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।